हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर न्यू रिलीज सीरीज़ जिसका नाम है 1000 बेबीज़। एक मिस्टीरियस सीरीज़ है ये। आपको ये एक्सप्लेनेशन सुनकर मज़ा आएगा। कहानी की शुरुआत में हमें 2010 में मून केम कोटा ने एम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि सुबह सुबह एक पेपर वाला जो कि जंगल के बीचों बीच एक घर में पेपर देने के लिए आया था, वो पेपर घर में फेंकने के बाद लौटने ही वाला था कि उसे सीढ़ी सरकने की आवाज़ आती है। और जब वो घर के अंदर झांक कर देखता है तो वो देखता है कि एक बूढ़ी औरत जो कि दिखने में बहुत डरावनी लग रही थी, वो एक सीढ़ी को एक दूसरे कमरे की तरफ खिसका रही है। ये देखने के बाद वो आदमी बहुत ज़्यादा डर जाता है और उसी टाइम में वो बूढ़ी औरत उसकी तरफ देखती है और वो जल्दी से जल्दी उधर से गाड़ी लेकर भाग जाता है। फिर हम उस बूढ़ी औरत को देखते हैं जो कि कमरे के अंदर जाती है, जिस कमरे में दीवार पर कुछ ना कुछ लिखा हुआ था। वो सीढ़ी के ऊपर जाकर बैठ जाती है और अपने पैरों को हिलाने लगती है। ये सीन देखने में बहुत ज़्यादा डरावना लग रहा था। फिर सीन चेंज होता है और एक आदमी जंगल में पेड़ के पल्प से रस निकाल रहा था। तभी उसके घर के अंदर से चीखने की आवाज़ आती है और वो सुनने के बाद वो डर जाता है और वो ये बोलता है कि बुढ़िया ने फिर से डरा दिया। और हम देखते हैं कि कुछ बच्चे जो उस जंगल में ही हाइड एंड सीक खेल रहे थे, उनमें से एक बच्चा उस घर की तरफ देख रहा होता है और हम देखते हैं कि वो बूढ़ी औरत जो कि टाइपराइटर साफ़ कर रही थी, फिर इस बूढ़ी औरत की नज़र उन बच्चों पे जाती है और उसे देखते ही सारे बच्चे भागने लगते हैं। और बूढ़ी औरत फिर चेक करने के लिए जंगल में जाती है। जंगल में चेक करने के बाद जब वो लौटती है तब मानो एक अलौकिक चीज़ उसके आसपास होती है और पूरे जंगल में मानो कुछ थम सा गया था और अचानक से हवाएं चलने लगी थी। और जब वो बूढ़ी औरत मुड़ के देखती है तो वो ये नोटिस करती है कि पूरे जंगल में छोटे छोटे बच्चों के झूले, जिसके अंदर बच्चे भी थे, वो झूल रहे हैं और बहुत भयानक से बच्चे के रोने की आवाज़ आ रही है। अब वो अपने दोनों कान बंद कर लेती है और ज़ोर से चीखने लगती है कि सब चुप करो। फिर हम उस बूढ़ी औरत के बेटे को देखते हैं। वो अपने बेटे से बोलती है कि मेरे मार्कर ख़त्म हो गए हैं तो मुझे मार्कर ला के दो। तब बेटा बोलता है कि ठीक है, मैं अभी ठीक कर देता हूँ और मैं रात को जब मार्केट जाऊँगा तब लेकर आऊँगा। मैं आपके लिए खाना बना के रखूँगा, अब आप खाना खा लेना। वो अपनी माँ का बहुत ख्याल रखता है और अपनी माँ की हर बात वो सुनता है। मार्कर ठीक करने के बाद वो अपनी माँ को मार्कर दे देता है और उसकी माँ अपने कमरे में जाती है। और जाने के बाद हम देखते हैं कि दीवार में उसने बहुत सारे नोट्स बना रखे हुए थे और बहुत सारे लोगों के नाम उस दीवार पर उसने लिखे हुए थे। फिर हमको दिखाया जाता है कि उसका बेटा एक ब्लड सेंटर में काम करता है, जहाँ पर लेबोरेटरी में लोगों की ब्लड कलेक्ट करता है और उसके डिज़ीज़ वगैरह वो डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करके उनको बता देता है। फिर हमको दिखाया जाता है कि उस दिन रात में उसकी माँ कमरे में अकेली थी। उसका बेटा बाहर तो चला गया था। अब वो लौटते समय मार्कर हर दुकान में ढूंढता है पर उसे मार्कर नहीं मिलता। फिर वो ऐसे ही खाली हाथ घर पर आ जाता है और घर आके देखता है कि खाना वैसे ही पड़ा हुआ है। उसकी माँ पहला ही सवाल पूछती है कि मेरा मार्कर किधर है? तुमने जो पेन सुबह ठीक करके दिया था उसमें इंक ख़त्म हो चुकी है और मैं कुछ लिख नहीं पा रही। तो उसका बेटा बोलता है कि ठीक है, मैं फिर से ठीक करके देता हूँ, दुकान में अभी नहीं है, उन्होंने बोला कि कल मिलेंगे, अब एक रात बस आप रुक जाइए। फिर से वो पेन को ठीक करने की कोशिश करता है और इंक भरने की कोशिश करता है, पर इंक भी बोतल में खाली हो चुकी थी। ये देखने के बाद उसकी माँ को गुस्सा आ जाता है और वो ज़ोर ज़ोर से चीखने लगती है और अपने कमरे में जाने के बाद वो रोने लगती है और मानो कुछ आवाज़ें निकालने लगती है। ये सब कुछ देखते हुए वो लड़का तुरंत घर से बाहर चला जाता है और अपने बाइक लेकर हर दुकान में जाके मार्कर ढूंढता रहता है। बहुत ढूंढने के बाद उसे एक दुकान में मार्कर मिल जाता है। फाइनली वो मार्कर लेने के बाद तुरंत अपने घर आता है और वो देखता है कि उसकी माँ उसी कमरे में कोने में एकदम डरी सहमी सी बैठी हुई है। तभी वो जाता है और अपनी माँ को मार्कर दे देता है। उसकी माँ मार्कर देखने के बाद बहुत खुश हो जाती है और उसको कमरे से बाहर निकाल देती है और फिर से वो कुछ लिखना शुरू करती है। उसकी माँ दीवार में जो कुछ लिख रही होती है वो पहले से एक डायरी में लिखा हुआ होता है और हमें पता चलता है कि वो सब कुछ बच्चों से रिलेटेड था। अब अगली सुबह विपिन देखता है कि उसकी माँ हॉल में बैठकर फ़ोटो को गौर से देख रही थी। फिर वो चला जाता है ब्रेकफास्ट बनाने। सारा फिर से दीवार पर लिखने में व्यस्त हो जाती है। उसके बाद में वो कुछ लेटर्स लिखने लगती है और उसे एनवलप में डाल देती है। वो अपने पड़ोसी जोशी से मिलने के लिए जाती है और उसे पैसे देती है और कहती है कि मेरे लिए 1 किलो मीट लेकर आना। आते समय वो फिर से बच्चों को बहुत सारे झूलों को देखती है। इस बार वो चिल्लाती नहीं, बल्कि इस बार वो खुश हो जाती है। बिपिन जब घर वापस आता है तो वो देखता है कि सारा ने सारा घर साफ़ सुथरा कर दिया था और अच्छे कपड़े पहने हुए थे और आज सारा ने अपने बेटे के लिए खाना भी खुद ही बनाया था, जिससे कि बिपिन खुश हो जाता है और बड़े ही मज़े से खाना खाने लगता है। सारा अपने बेटे से पूछती है कि मैं पागल हूँ क्या? बिपिन कहता है कि आप ऐसे क्यों कह रहे हो, आपने मेरे लिए कितना अच्छा खाना बनाया है। तो वो पूछती है पर मैं दीवार में मार्कर से क्या लिखते रहती हूँ? बिपिन कहता है कि
आप ऐसा इसलिए करती हो क्योंकि आपको ये अच्छा लगता है। सारा उदास हो जाती है, कहती है कि मैंने तुम्हें कभी कुछ करने की आज़ादी नहीं दी, तुम्हें अपने उसूल और नियमों में बांध के रखा। मैंने गलत किया, लेकिन मैंने जो कुछ भी किया जानबूझ के नहीं किया। मैंने बहुत सारे गलत काम किए हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा गलत तो मैंने तुम्हारे साथ किया। इसीलिए आज मैं तुम्हें अपने सच के बारे में बताना चाहती हूँ, वो सच जो मैंने तुमसे छुपा के रखा। अब वो अपने बेटे को सारी सच्चाई बता देती है, जिसको सुनने के बाद बिपिन बहुत गुस्से में आ जाता है और वो कमरे में जाकर देखने लगता है कि उसकी माँ दीवार पर क्या लिखती है, जिसे देखकर वो भी हैरान हो चुका था। सारा हंसती ही जा रही थी, इसीलिए गुस्से में आकर बिपिन अपनी माँ के सिर को टेबल पर पटक देता है और वो नीचे गिर जाती है और वो हंसते ही जा रही थी। बहुत खून बह रहा था उनके सर से, तो वो थोड़ी देर में बेहोश हो जाती है। फिर हम सारा को हॉस्पिटल में देखते हैं। वो आईसीयू में एडमिट थी और जब उसे होश आता है तो वो डॉक्टर से रिक्वेस्ट करती है कि मुझे एडवोकेट चाहिए और इस एरिया का सर्कल इंस्पेक्टर। कुछ समय के बाद डॉक्टर एडवोकेट राजन और सीआई नवाज़ हुसैन को बुलाते हैं और सारा उन दोनों को आने के लिए थैंक यू कहती है और उसने जो पहले लेटर लिखा था वो लेटर वो एडवोकेट को देती है और कहती है कि इसे मजिस्ट्रेट को दे देना, और वो एक लेटर नवाज़ हुसैन को देती है। जब दोनों बाहर आते हैं तो उन्हें जोशी मिलता है, जो उन्हें बताता है कि औरत अपने पति से अलग रहती है, इसका एक बेटा भी है, लेकिन फ़िलहाल वो बहुत समय से गायब है। पुलिस स्टेशन जाते समय नवाज़ हुसैन उस लेटर को पढ़ता है और उसके बाद वो तुरंत एसपी अनिल दास को बुलाता है, जो फैमिली फंक्शन छोड़कर आए थे, और उन्हें ये लेटर देता है। वो बताता है कि वो हॉस्पिटल गया था और वहाँ एक रिटायर्ड नर्स सारा जोसेफ है, उसने ये लेटर दिया। लेटर पढ़ने के बाद अनिल नवाज़ हुसैन से कहता है कि उसे एडवोकेट को रोको, कुछ भी हो जाए वो मजिस्ट्रेट को लेटर ना देने पाए। एडवोकेट लेटर मजिस्ट्रेट सैमुअल को दे देता है और इससे पहले वो लेटर खोलते वहाँ पर एसपी पहुँच जाते हैं और सैमुअल से कहते हैं कि मुझे आपसे कुछ अकेले में बात करनी है, जो कि काफ़ी कॉन्फिडेंशियल है। इसलिए वो एडवोकेट राजन को जाने को बोलते हैं। एसपी बताते हैं कि जो लेटर आपको मिला है यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, और ऐसा ही सेम लेटर हमें भी मिला है और उसमें उस बूढ़ी औरत ने कन्फेस किया है, और ऐसा क्या कबूलनामा है जिसके सबके होश उड़ जाएंगे। जब सैमुअल लेटर को पढ़ता है तो उसके भी होश उड़ जाते हैं और वो सोचता है कि जो कुछ भी हो जाए इसके बारे में बाहर किसी को नहीं पता चलना चाहिए। अब वो लोग सोच रहे थे कि इसे हैंडल कैसे किया जाए। नवाज़ हुसैन कहता है कि हमें बेसिक इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए, पता लगाना होगा कि आखिर सारा सच कह रही है या गलत, और एसपी कहता है कि इस बारे में राजन को ना पता चले। सैमुअल कहते हैं कि मैं कोशिश करूँगा। इसके बाद जैसे ही हुसैन तारा के घर पर पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि सारा मर चुकी है, और वो एसपी को बता देता है कि मैं सारा के कमरे में हूं और उसने जो कुछ भी कन्फेस किया है वो सब सच है। अब कहानी आती है 12 साल के बाद 2022 कोची में। हम देखते हैं कि अभी भी अनिल, नवाज़ हुसैन और सैमुअल सारा के केस पर काम कर रहे थे, और एक और सीआई ऑफिसर होता है अजय, वो इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहा है, लेकिन उन्हें ज़्यादा कुछ अभी तक पता नहीं चल पाया। वो सोच रहे थे कि अजय को सच बताने का समय आ गया है और तब शायद उन्हें बिपिन भी मिल जाएगा। फिर कहानी जाती है कुछ समय पहले और दिखाया जाता है कि एक मशहूर एक्ट्रेस एनसी संजीव का देहांत हो चुका है। बताया जाता है कि वो स्क्रिप्ट राइटर संजीव कृष्णा की पत्नी थी और वो अपने करियर के चरम पर थी, लेकिन तभी ऐसा हादसा हो गया। सभी लोग यही सोच रहे थे कि आखिर इस मौत की वजह क्या हो सकती है। हॉस्पिटल में हम संजीव को देखते हैं, जो कि एनसी का पति है और एमएलए पिंटू के साथ बैठा हुआ था। वो संजीव को सिगरेट पीने को बोलता है, लेकिन संजीव कहता है कि ये सब करने से उसका दर्द कम नहीं होगा। वो बताता है कि आज उसका और उसकी पत्नी का जन्मदिन था। वो लोग शूट के बाद मिलने वाले थे, लेकिन एक एक्सीडेंट हो गया। इसके बाद एनसी की डेड बॉडी को उसके गांव भेज दिया जाता है और फोरेंसिक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग उसके मरने की वजह हार्ट अटैक हो सकती है। डेड बॉडी को घर लाया जाता है और देखते हैं कि संजीव एक वीडियो बनाता है जिसमें वो कुछ कहने की कोशिश करता है, मतलब कि उसका एक ब्लॉग चैनल है। तभी घर में बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स आ जाते हैं और साथ ही साथ मीडिया भी संजीव के नीचे आ जाती है। तो पिंटू उसे बताता है कि उसकी पत्नी ने देखा कि एनसी की छाती के नीचे में चाकू घुसाने का निशान था। आखिर ऐसा कौन कर सकता है? इसीलिए एसपी अनिल को बुलाया जाता है और वो बताता है कि पोस्टमार्टम किया जाएगा और इस केस को देखेंगे सीआई अजय। अब अजय फोरेंसिक टीम के साथ घर के आसपास वाली जगह को चेक कर रहे होते हैं, तो उन्हें वहाँ पर वो टैबलेट्स देखने को मिलते हैं जो अक्सर हार्ट पेशेंट्स को दिया जाता है जब उन्हें बहुत पेन होता है। पोस्टमार्टम करने पर वो लोग देखते हैं कि एनसी को चाकू से मारा गया था और वो चाकू सीधा हार्ट के अंदर घुस गया था। इस बारे में वो लोग पुलिस को बताते हैं और कहते हैं कि स्टैप करने की वजह से पूरा कपड़ा खून खून हो गया था,
शायद इसलिए डॉक्टर को ये निशान देखने को नहीं मिला। लेकिन अजय को लगता है कि ये सब कुछ प्लान करके किया गया है। वो टैबलेट मिलना जो हार्ट पेशेंट को दिया जाता है ऐसा दिखाने के लिए कि हार्ट अटैक आया होगा, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही मामला है और उसे लगता है कि हादसा फिल्म के सेट पर हुआ था। इसलिए वो फिल्म के क्रू से जाकर बात करता है और एक आदमी बताता है कि उसी ने सबसे पहले एनसी की डेड बॉडी को देखा, लेकिन इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं जानता। एक ट्रांस लड़की होती है, वो भी बताने लगती है कि अक्सर दोनों पति पत्नी मतलब कि संजीव और एनसी के बीच लड़ाई झगड़े होते रहते थे। और उसके बाद वो लोग जाते हैं एमएलए पिंटू से मिलने के लिए और हम देखते हैं कि जब एनसी को स्टेट अवार्ड मिलने वाला था, संजीव उसके साथ जाने से मना कर देता है क्योंकि उसे एक लाइब्रेरी इवेंट में जाना था। पिंटू उसे बहुत समझाता है अपनी पत्नी के साथ जाने के लिए क्योंकि ये एनसी के लिए बहुत बड़ा मोमेंट है, लेकिन फिर भी संजीव जाने के लिए मना कर देता है। इधर पिंटू से मिलने के लिए अजय आते हैं और वो सभी बताते हैं कि दोनों पत्नी पत्नी के बीच में काफ़ी झगड़ा होता था। एनसी थोड़ी बदतमीज़ भी थी। संजीव का बुरा वक्त चल रहा था, तब भी नैन्सी ने थोड़ा सा भी दया नहीं दिखाई। संजीव अपना ब्लॉग चैनल चलाता था और उसका फिल्में भी नहीं चल रही थी, इसलिए वो अपने चैनल पर ही दूसरी फिल्मों का मजाक उड़ाता था जो कि एनसी को पसंद नहीं आता। फिर पता चला कि एनसी एक हार्ट पेशेंट है, जिसके बाद संजीव अपनी पत्नी की थोड़ी देखभाल करने लगा। इसके बाद अजय संजीव से मिलने के लिए जाता है और उसे एनसी के बारे में बातचीत करता है और उसे बताता है कि उसका मर्डर हुआ था, जिस पर संजीव कुछ भी नहीं कहता। इसके बाद उन्हें संजीव की गाड़ी की डिक्की में एक प्रोस्थेटिक डॉल मिलती है, जिससे कि उनका शक संजीव की तरफ और ज़्यादा होने लगता है। डॉक्टर पुलिस को बताते हैं कि ज़रूर संजीव प्रैक्टिस करने के लिए इस प्रोस्थेटिक डॉल का इस्तेमाल करता था। वैसे तो वो अपना राइट हैंड इस्तेमाल करता है, लेकिन मर्डर के लिए लेफ़्ट हैंड इस्तेमाल हुआ था और इसीलिए उसने काफ़ी प्रैक्टिस भी की। एनसी की बॉडी में जहाँ पर ज़ख्म पाया गया था वो इस बॉडी से बिल्कुल मैच करता है। अब इसके बाद संजीव को इंटेरोगेशन के लिए बुलाया जाता है और इंटेरोगेशन रूम काफ़ी ठंडा था और संजीव काँप रहा था। अजय उसे कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर कल तक रख सकता हूँ, लेकिन मैं ये करना नहीं चाहता क्योंकि मैं भी परेशान हो चुका हूँ। इसलिए बता दो कि तुमने एनसी को मारा क्यों? किसी और ने मारा या तुमने ही मारा? तुमने वो प्रोस्थेटिक डॉल क्यों ख़रीदा? उसके बाद फ्लैशबैक में हम देखते हैं जहाँ संजीव अपने दोस्तों के साथ शराब पी रहा था। वहाँ वो कहने लगता है कि मेरी लगातार 8 फिल्में हिट हुई हैं और मैं चाहता तो मैं बड़े लोगों के तलवे चाट सकता था, लेकिन मैं ऐसा नहीं करने वाला। वैसे भी मेरी सुपरस्टार मनीष से बात हुई है, मैं उसे अपने स्क्रिप्ट के बारे में बताया और उसे कहानी बहुत ही पसंद आई। वो मेरे साथ प्रोजेक्ट में काम करने वाला है। और तभी उस व्हाट्सएप पर एक मैसेज आता है जिसमें उसकी वाइफ की फ़ोटो थी किसी और के साथ, जिसे देखकर वो उसे डिलीट कर देता है। फिर जब संजीव अपने घर आता है तो एनसी उस पर चिल्लाने लगती है कि तुमने अपना ये चैनल बंद करो, ये हमारी मुश्किलें बढ़ा रहा है। और क्या तुम मनीष से मिलने के लिए गए थे? संजीव कहता है हाँ, वो मेरे साथ काम कर रहा है। एनसी उसे कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि मनीष ने विलियम से कहा था कि संजीव उसे मिलने के लिए आया था और उसने मनीष को एक बेकार सी कहानी सुनाई और उन लोगों ने मुझे कहा तुम्हें समझाने के लिए ये सब दोबारा मत करना, क्योंकि तुम्हारी वजह से मैं एम्बेरसमेंट फील करती हूँ। और वो ये भी कहती है कि अगर तुमने ये सब करना बंद नहीं किया तो मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊँगी। अजय से पूछता है तो फिर इसलिए तुमने अपनी पत्नी को मार दिया क्योंकि वो तुम्हें छोड़कर चली जाती? वो बताने लगता है कि वो बस एक चांस का इंतज़ार कर रहा था कि उसे एक अच्छी स्क्रिप्ट मिले और उसकी एक फ़िल्म हिट हो जाए तो लोग उसे सीरियसली लेने लगेंगे। और वो अपनी कहानी ढूंढने के लिए बार में जाता था और शराबियों से मिलता था, क्योंकि हर एक शराबी की कहानी होती है। लेकिन उस दिन उसे एक जवान लड़के ने पहचान लिया और वो लड़का कोई और नहीं बल्कि बिपिन था। और वो संजीव की बहुत तारीफ़ करने लगा और वो दोनों आपस में बातें करने लगते हैं और वो बताने लगता है कि उसे मिलने के बाद उसे ऐसा लगा जैसे कि मैं तुम्हें बहुत सालों से पहचानता हूँ। और उसने मुझे एक दिन एक सवाल पूछा, क्या वो उसके ऊपर कहानी लिख सकता है? संजीव उसे देखकर कहता है कि तुम सिर्फ बाहर से शरीफ हो, अंदर से हैवान हो और तुम लोगों को मारते हो। तो बिपिन उठकर वहाँ से चला जाता है, लेकिन वो संजीव से फिर मिलता है और उसकी गाड़ी में आकर बैठ जाता है और कहता है कि मुझे आपको एक स्टोरी सुनानी है। संजीव कहता है कि उसने जो कहानी सुनाई उसकी कहानी मेरे से बहुत मिलती जुलती थी। ऐसी पत्नी के बारे में जो अपने पति के दोस्त के साथ मिलकर अपने पति को चीट कर रही थी। जब पति को इस बारे में पता चला तो उसने अपनी पत्नी को मारने का प्लान बनाया और अपनी वाइफ को मारने के बाद वो 6 और औरतों को मारता है। ये कहानी सुनने के बाद उसे जल्दी ही समझ आ गया था कि बिपिन कोई बनावटी कहानी नहीं बता रहा और बिपिन उसे दिखाता है कि कैसे उसने औरतों को मारा, बिल्कुल उसी तरीके से टैप करके जैसे कि उसने एनसी को मारा था।
संजीव जानता था कि उसकी पत्नी और विलियम एक दूसरे को पसंद करते हैं और उन्हीं दोनों के फ़ोटोज़ उसे व्हाट्सएप पर आते हैं, इसीलिए उसने अपनी पत्नी को वैसे ही मारा जैसे बिबिन ने समझाया था। अब अजय के सामने एक सवाल था कि बिबिन आखिर है कौन। फिर अजय से मिलने एक लड़की आती है मर्लिन, जो कि लेबोरेटरी में काम करती है और उसे एक लेटर मिला था। वो बताती है कि एक्ट्रेस के मर्डर केस में जिन 2 लोगों को पकड़ा गया था उन्हीं 2 लोगों की डिटेल इस लेटर में है। उनके पेरेंट्स के नाम के साथ साथ उनका पता भी लिखा हुआ था। अजय पूछता है कि ये तुम्हें किसने भेजा, तो मर्लिन बताती है कि मैं जिस लैब में काम करती थी वहाँ पर एक लोकल लड़का काम करता था, उसका नाम था बिबिन। अजय उसे पूछता है कि तुम्हें कैसे पता है कि ये बिबिन ने भेजा है, तो वो उसे बताती है कि लेटर में उसने उस लैब का एड्रेस है जहाँ हम दोनों काम करते थे और कोने में ब्लड इंक से बिबिन का डिटेल्स लिखा हुआ है। पहला लेटर 2014 में आया था और दूसरा 2017 में, और दोनों ही लेटर में कुछ लोगों के डिटेल्स लिखे हुए हैं। लेकिन उसके बाद से 10-12 सालों में बिबिन की तरफ से कोई भी खबर नहीं आई। उसे नहीं पता कि वो लेटर क्यों भेज रहा है। इंस्पेक्टर पूछता है, जब तुम लैब ज्वाइन की थी तो क्या वो पहले से ही बिबिन वहाँ काम करता था? वो कहती है कि हाँ, वो अपने काम में बहुत माहिर था, लेकिन ज़्यादा लोगों से घुलता मिलता नहीं था, इंट्रोवर्ट था वो बताती है कि उसका पति था बेंसन, जिससे कि उसका डिवोर्स हो गया। आगे बताती है कि जैसा वो हमेशा रोक टोक करता था और वो मर्लिन को हमेशा बांध के रखना चाहता था। अब बिबिन की भी ऐसी ही हालत थी। उसकी माँ भी उसे इसी तरह से कंट्रोल करके रखती थी। उसकी माँ का नाम सारा था। कहानी जाती है फ्लैशबैक में और हम 2001 का सीन देखते हैं। हम देखते हैं कि स्कूल का एक इवेंट होने वाला था जहाँ पर एक फादर आते हैं, मगर स्कूल के एक टीचर बताते हैं कि इवेंट तो पूरी तरह से चौपट हो चुका है, क्योंकि जो स्टूडेंट टॉपर था उसकी माँ इस इवेंट में उसे आने से मना कर देती है। उन लोगों ने बहुत मनाया, लेकिन फिर हम देखते हैं कि वो टॉपर कोई और नहीं बल्कि बिबिन था। उसकी माँ सारा अपने बेटे को शहर से बाहर दूर एक वीरान इलाके में लेकर आती है और वो लोग वहीं पर बस जाते हैं। 2 साल के बाद उसके घर में कुछ लोग आते हैं और सारा को समझाते हैं कि तुम्हारा बेटा होशियार है, उसे एंट्रेंस एग्ज़ाम देने दो। मगर ये सब बातों में सारा को जैसे कोई इंटरेस्ट ही नहीं था। वो कहती है उन लोगों से कि बिबिन को क्या पसंद है और क्या नापसंद है, उसका क्या करना है क्या नहीं ये मैं डिसाइड करूँगी, स्कूल या फिर चर्च कमेटी नहीं। मर्लिन कहती है कि उसकी माँ की इसी हरकत की वजह से इतना जीनियस लड़का लैब में मामूली सा टेक्नीशियन का जॉब करता था। अजय पूछता है कि फिर उसने तुम्हें ये खत क्यों भेजा। फिर हम फ्लैशबैक देखते हैं। हम देखते हैं कि जब मर्लिन उस लैब में काम करती थी तो वो सच धज कर जाती थी, जिससे कि गाँव का एक आदमी उसे काफ़ी गंदी नज़रों से देखता था। लेकिन लैब में बिबिन उसे बहुत पसंद करता था और मर्लिन भी उसे बहुत पसंद करती थी, क्योंकि वो काफ़ी सिंपल लड़का था। बिबिन अपने लिए एक नया फ़ोन खरीदना था और उसने कैमरा था, इसलिए वो दोनों एक सेल्फी लेते हैं। फिर वही फ़ोटो वो लड़की इंस्पेक्टर को दिखाती है और कहती है कि हमारा रिलेशनशिप कैसा था ये तो मैं आपको नहीं समझा सकती, लेकिन इन खत का कुछ तो मतलब है। वो कुछ बताना चाहता है, इसलिए मैं आपसे मिलने के लिए आई हूँ। इसके बाद अजय जाते हैं संजीव से मिलने के लिए और उसे पूछते हैं, क्या बार में बिबिन से मिलने से पहले क्या तुम पहले कभी उसे देखा था? वो कहता है कि नहीं। इंस्पेक्टर उसे फ़ोटो दिखाते हैं और कहते हैं कि क्या यही है बिबिन? संजीव कहता है कि नहीं, क्योंकि उसे जो बार में मिला था उसकी तो बहुत बड़ी बड़ी दाढ़ी थी। अजय के पास बिबिन का एड्रेस था, इसलिए वो चला जाता है उसे मिलने के लिए। लेकिन एक पड़ोसी अजय को सारा के घर तक ले जाता है, मगर वो कहता है कि इस घर में अब कोई नहीं रहता। घर पहुंचने के बाद वो पड़ोसी बताता है कि सारा के मरने के 3 साल के बाद बिबिन ने मुझे कॉल किया था कि इस घर को बेचना चाहता है और वो मुझसे ख़रीदार के बारे में पूछ रहा था। अब ये घर उसी पड़ोसी की पत्नी का है, इसलिए पिछले हफ्ते तक यहाँ पे किराएदार भी रहते थे। आज ही सारा के कमरे में आता है, मगर दीवार पूरी तरह से पेंट हो चुकी थी, तो इसलिए वहाँ पे उसे कुछ भी लिखा हुआ नहीं मिलता। इसके बाद वो जाता है उसी हॉस्पिटल में जहाँ सारा एडमिट हुई थी। वहाँ वो डॉक्टर से बात करता है तो डॉक्टर भी बताता है कि मरने से पहले उसकी बहुत अजीब ख्वाहिश थी। उसने डॉक्टर और इंस्पेक्टर दोनों को खत दिया। अजय पूछता है कि उस वक्त इंस्पेक्टर कौन था। डॉक्टर बताते हैं कि सीआई हुसैन। इसके बाद वो पहुंचता है नवाज़ हुसैन से मिलने के लिए, लेकिन वहाँ पर उसे एक पहचाना हुआ लड़का मिलता है जो अब सब इंस्पेक्टर है, अंसारी। दोनों थोड़ा बहुत बात करते हैं और उसके बाद वो जाता है DIC नवाज़ हुसैन से मिलने के लिए। नवाज़ उसकी तारीफ़ करता है कि उसने NC के केस को बहुत अच्छे से हैंडल किया। फिर वो दिखाता है कि वही खत जो उस लड़की ने इंस्पेक्टर को दिया था। वो कहता है कि ये तो तीसरा लेटर है, उसमें NC और उसके हस्बैंड संजीव की डिटेल्स हैं। उसके साथ साथ इसमें 2 और लोगों की जानकारी है। बिबिन ने मर्डर से 1 हफ्ते पहले ये सब कुछ अपने कलीग मर्लिन को भेजा था।
लेकिन संजीव ने कहा कि उसकी जिस विपिन से मुलाकात हुई थी वो कोई दूसरा ही विपिन था, जिसके इंस्पेक्टर कंफ्यूज हो गया। इसलिए वो पता लगाने के लिए निकला कि आखिर वो विपिन कौन था। अब वो नवाजुद्दीन से पूछने लगता है कि जब आप मुंडा कैंप में थे तो सारा नाम की एक रिटायर्ड नर्स गुजर गई थी। उन्होंने मरने से पहले आपको एक खत लिखा था और उस खत को लिखने वाला भी बिबिन ही था। हुसैन हैरान हो जाता है कि ये तो इतने साल पहले हुआ था, वो फिर से शुरू हो गया है। अजय हुसैन को बताता है कि मुझे बस जानना है कि सारा के उस लेटर में क्या लिखा था, तब शायद मैं इस केस को क्रैक कर लूँ। हुसैन इसके बारे में उसे कुछ भी नहीं बताना चाहता था और इसीलिए वो इस बारे में सैमुअल और अनिल से बात कर रहा था। वो कहता है कि हमें आज ही इन्वेस्टिगेशन को ब्लॉक करना होगा और हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। हमें उसे सब कुछ बताना होगा और अजय की मदद से ही हम बिबिन को ढूंढ सकते हैं। सैमुअल कहते हैं कि हमें किसी तरह से बिबिन को ढूंढना है और सारा के खत में क्या लिखा है ये बाहर नहीं आना चाहिए, वरना हंगामा हो जाएगा। इसलिए हमें अजय को बताना होगा इसके बारे में। फिर वहाँ पर इंस्पेक्टर अजय आता है और वो भी कहने लगता है कि कैसे वो एनसी के केस से सारा के खत तक पहुंच गया। सैमुअल उसे बताता है कि पिछले 12 साल से हमने उस खत को सीक्रेट रखा है, तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा उस लेटर में क्या है। उसमें सारा का कन्फेस किया है, लेकिन उसने जो कुछ भी कन्फेस किया उसका ज़रा सा भी पछतावा नहीं है। हुसैन उसे बताता है कि एक हॉस्पिटल है बच्चों और औरतों के लिए, वहीं पर सारा नर्स का काम करती थी, जहाँ वो हेड नर्स थी और वहाँ उसने 6 साल काम किया, 1980 से लेकर 1985 तक। और उसके काम करने के दौरान 1000 से भी ज़्यादा बच्चों का जन्म हुआ। सारा ने उन बच्चों की अदला बदली की। फिर हम देखते हैं कि सारा जिसका लड़का होता था उसकी जगह लड़की रख देती थी और ऐसे ही बच्चों को वो इंटरचेंज कर देती थी। यहाँ तक कि वो अलग अलग धर्मों के बच्चों को भी अदला बदली करती थी। बच्चों की अदला बदली करके वो बाहर परिवार को दिखाती थी। परिवार वाले तो यही बोलते थे कि बच्चे की नाक को देखो पापा पे गई है, आँख देखो माँ पे गई है, लेकिन उन्हें क्या पता कि बच्चा ही बदल दिया गया है। ये सब देखकर सारा को बहुत मज़ा आता था जब परिवार वाले दूसरे बच्चों को अपना समझकर पालते। अजय ये सब सुनकर हैरान हो गया कि कोई ऐसे कैसे कर सकता है। अनिल बताता है कि सारा के ऊपर बहुत जिम्मेदारी थी, इसलिए उसकी शादी भी लेट हुई। उसके बांझ होने की वजह से उसके पति ने उसे छोड़ दिया। सारा की ज़िंदगी बर्बाद हो गई। दूसरों को खुश देकर उसे बहुत गुस्सा आता था और फ्रस्ट्रेट होकर उसने ये सब कुछ घिनौना काम किया। बच्चों की अदला बदली करना उसने शुरू कर दिया। उसने जितने भी बच्चों की अदला बदली की थी उसकी सारी डिटेल्स उसके पास थी। फिर जैसे ही वो बूढ़ी होती गई उसे डर सताने लगा कि कहीं वो सारी जानकारी खो ना दे और इसीलिए उसने परमानेंट मार्कर के से सारी डिटेल अपनी दीवार पर लिखने लगी। अजय पूछता है बिबिन का क्या? तब कहानी जाती है 1985 में दिसंबर 9। हम देखते हैं कि उस हॉस्पिटल में एक औरत आती है। उसकी बेटी की डिलीवरी होने वाली थी। वो डॉक्टर को ढूंढ रही थी, मगर सारा जो कि हेड नर्स थी वो कहती है मैं सबको संभाल लूँगी। मगर वो औरत उसे कहती है कि हमें ये बच्चा नहीं चाहिए, मुझे बस मेरी बेटी चाहिए। इसके बाद सारा अंदर आती है और वहाँ पर 2 पेशेंट थी। एक उसी औरत की बेटी थी, फिर उसकी डिलीवरी करती है और उसकी बेटी पैदा हुई, और दूसरी औरत जो थी उसका लड़का हुआ था। लेकिन सारा उसकी लड़की उठाकर उस दूसरी औरत को जाकर दे देती है, कहती है कि आपकी बेटी हुई है, और दूसरे बच्चे को अपने ही पास रख लेती है। और यही था बिबिन। बिबिन को पुलिस ढूंढने की बहुत कोशिश करी थी, लेकिन जो लड़का पहले से इंट्रोवर्ट है वो अपनी माँ की सच्चाई जानकर और भी ज़्यादा अकेले रहने लगा। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि उन्हें बिबिन को किसी तरह से ढूंढना होगा, क्योंकि सारा की सच्चाई के बारे में उसे पता है और वो ये सच्चाई के साथ क्या करेगा ये तो किसी को भी नहीं पता। अगर ये सच बाहर आ गया तो उन 1000 परिवारों की ज़िंदगी उथल पुथल हो जाएगी, क्योंकि उस परिवार के बच्चे रिलेटिव उसकी ज़िंदगी पर खतरा होगा और इसलिए उसे रोकना होगा। अनिल उसे समझा देता है कि हमने तुम्हें ये सच्चाई बताई है क्योंकि तुम इस केस को इन्वेस्टिगेट करोगे, और वो भी सीक्रेट तरीके से, और पता लगाना है कि एनसी के मर्डर केस से आखिर सारा का क्या लेना देना है। और तुम्हें ये एनआईटी की टीम दे रहे हैं, तुम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करो और तुम्हें ख्याल रखना है कि सारा का ये सीक्रेट बाहर नहीं आना चाहिए। अजय को लगता है कि बिबिन कुछ बड़ा प्लान कर रहा है, मगर वो तीनों से सवाल पूछता है कि अगर मैंने बिबिन को अरेस्ट कर भी लिया उसके बाद क्या। उसके बाद अजय हॉस्पिटल में होता है तो हम देखते हैं कि अजय की पत्नी की भी एक बेटी को जन्म देती है, लेकिन उसके दिमाग में तो सारा की कहानी घूम रही थी, इसलिए उसे लग रहा था कि कहीं नर्स ने
बच्चा अदला बदला तो नहीं कर दिया। तभी उसे विनोद फ़ोन करता है, जो उसके टीम में से है, बताता है कि DFIC ACP नवाज़ हुसैन ने अजी से बात करने को बोला है। अजी उसे कहता है कि उसे काम पर वापस आने में 2 दिन लग जाएंगे, इसलिए वो कहता है कि उसे SI अंसारी से जाकर मिलने के लिए। वो तुरंत ऑफिस पहुंचता है, जहां पर हम देखते हैं कि NI की टीम इस केस पर काम कर रही थी और विनोद उन्हें एक कुरियर देता है, लेकिन ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड है और उनसे कहता है कि इसमें कुछ इमेजेस हैं जो रिट्रीव करनी है और उसे खोलने का पासवर्ड होता है 1000+ बेबीज़। इसके बाद अजी आता है तो देखते हैं कि उसकी टीम में उस ड्राइव में से सारी इन्फॉर्मेशन निकाल ली होती है और उन्हें बहुत लोगों के डिटेल्स मिलते हैं। अजी अपनी टीम में, जिनमें से कि सिर्फ 2 लोग हैं, अंसारी और विनोद, अजी उन्हें समझा देता है कि इस केस के बारे में किसी को भी कुछ नहीं बताना। हमें बिबिन को ढूंढना है, उसे पकड़ना है, लेकिन आखिर क्यों हमें ये भी नहीं पता। लेकिन इस इन्वेस्टिगेशन के जरिए हम जवाब ढूंढ रहे हैं। अजी कहता है कि शुरुआत हम इससे करते हैं। बिबिन और रेणुका MS। रेणुका मोहन स्वामीनाथन और रेखा मोहन की बेटी है, लेकिन असल में वो बिबिन के पेरेंट्स हैं और उनका एड्रेस भी उन्हें मिल जाता है। अंसारी उस गांव में पहुंचता है और बिबिन के पेरेंट्स के बारे में जानकारी निकालने के लिए वो एक स्कूल में पहुंचता है और वहां के टीचर से पूछता है कि केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में 2 टीचर थे, रेखा और मोहन। तो वो टीचर बताता है कि उनके यहाँ से गए हुए तो बहुत साल हो गए हैं, लेकिन अंसारी को इतना पता चल जाता है कि वो दोनों अभी बेंगलोर में हैं। इसके बाद अजय और अंसारी दोनों पहुंचते हैं बेंगलोर और वहां पर वो बिबिन के पिता मोहन स्वामीनाथन से मिलते हैं और दोनों ऐसा दिखाने की कोशिश करते हैं कि वो दोनों उनके स्टूडेंट्स रह चुके हैं और इतने सालों के बाद मिल रहे हैं। मोहन उन दोनों को देखकर खुश हो जाता है, सोचता है पुराने स्टूडेंट्स आए हैं उसे मिलने के लिए, तो वो उन्हें लेकर चला जाता है और वहाँ पर वो लोग रेखा को भी देखते हैं उसके घर में, जो छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रही थी। तो मोहन उन्हें कॉफ़ी देता है और अजय पूछता है कि आपकी बेटी की शादी हो गई है, तो वो कहता है नहीं। कुछ समय के बाद वो बताता है कि उसकी बेटी रेणुका, जो कि इंजीनियरिंग करना चाहती थी, 29 साल में वो गुजर गई और अब इस बात को 8 साल हो गए हैं। उसे कार्डियक अरेस्ट आया था और वो उसके बर्थडे का दिन था जो वो इस दुनिया को छोड़कर गई। लेकिन ऐसा ही कुछ तो NC के साथ भी हुआ था। फिर वो दोनों पहुंचते हैं उस पुलिस स्टेशन में जहां पर रेणुका की मौत की खबर दी गई थी, मगर वहां का इंचार्ज कहता है कि 8 साल पहले मैं यहाँ का इंचार्ज नहीं था और अभी तो कुछ डिजिटल आर्काइव किया जाता है और मैं आपको एक सब इंस्पेक्टर देता हूँ, वो आपकी मदद कर देगा। अब डिजिटली रिपोर्ट पढ़ने पर पता चलता है कि रेणुका की मौत कार्डियक अरेस्ट से नहीं बल्कि ड्रग ओवरडोज से हुई थी। सब इंस्पेक्टर बताता है कि जिस अपार्टमेंट में रेणुका रहा करती थी, रात के 11:15 बजे उसे घर के बाहर इस नंबर की एक ब्लैक स्विफ्ट कार देखने को मिली थी। उस गाड़ी में रेणुका के दोस्तों को रेणुका बेहोश मिली थी और उन दोस्तों ने पुलिस को कॉल किया, लेकिन पुलिस के आने से पहले ही रेणुका की जान जा चुकी थी। अजय पूछता है कि उस समय इस केस को इन्वेस्टिगेट कौन कर रहा था। वो सब इंस्पेक्टर बताता है कि नित्या लक्ष्मी। फिर दोनों जाते हैं नित्या से मिलने के लिए और वो बताती है कि मैं इस केस को कभी नहीं भूलूंगी, क्योंकि उस लड़की की जान ड्रग ओवरडोज की वजह से हुई और वो भी क्रिस्टल मिथ की वजह से, जो कि उस समय बहुत कम मिला करता था, आजकल तो नॉर्मल है। और ये केस कभी सॉल्व ही नहीं हुआ। लोगों से इस केस को सीक्रेट रखना सही था, क्योंकि लोग ये जानने की कोशिश करते कि वो ड्रग कौन सा था और फ्री में उस ड्रग की पब्लिसिटी हो जाती। हम लोगों ने पार्टी में भी सभी को चेक किया, लेकिन किसी के अंदर ड्रग्स नहीं मिला, सभी क्लीन थे, बस सिर्फ अल्कोहल मिला। क्रिस्टल मिथ का कोई सोर्स हम ट्रैक नहीं कर पाए। नित्या पूछने लगती है कि आखिर आप लोग इस केस के बारे में इंटरेस्टेड क्यों हैं। अजय कहता है कि हम लोग एक ड्रग रैकेट का भांडाफोड़ करना चाहते हैं, इसलिए हमें लगा कि शायद ये वाला केस भी उससे कनेक्टेड हो। इसके बाद वो लोग जाते हैं रेणुका के दोस्तों से मिलने के लिए। उसके दोस्त बताते हैं कि रेणुका बहुत नशा करती थी और अपने पेरेंट्स से बहुत बदतमीजी से बात करती थी। अजय उन लोगों से पूछता है क्या रेणुका ने कभी बिबिन का जिक्र किया, तो वो लोग कहते हैं कि नहीं। जब इंस्पेक्टर उसे फ़ोटो दिखाता है तो एक लड़का कहता है मगर इसका नाम तो हर्षन है, वो हमारे साथ ही काम करता था, वो भी वहीं मौजूद था जब रेणुका की मौत हुई। जब वो काम करने आया था तो उसके और रेणुका की काफ़ी बीच अच्छी दोस्ती हो गई थी। देखते हैं कि कैसे रेणुका और बिबिन मतलब कि हर्ष और दोनों की दोस्ती हुई, और ये भी देखते हैं कि कैसे रेणुका अपनी माँ पर, अपने पेरेंट्स पर चिल्लाती रहती थी। एक लड़की बताती है कि हर्षन रेणुका के पेरेंट्स की बहुत इज्जत करता था और वो लोग भी हर्षन को बहुत पसंद करते थे। फिर वो लोग बताने लगते हैं कि वो सभी लोग वैसे ही अपार्टमेंट में जाकर पार्टी करते थे, क्योंकि वो अपार्टमेंट काफ़ी शांत जगह में है और वहाँ पर वो लोग लाउड म्यूज़िक सुन सकते हैं। रेणुका के साथ कहीं भी जाना काफ़ी रिस्की होता था,
क्योंकि वो तमाशा कर देती थी। इसके बाद हम रेणुका की बर्थडे पार्टी को देखते हैं, जहाँ पर सभी लोग आकर मस्ती मजाक कर रहे थे, खोलकर नशा कर रहे थे, लेकिन किसी को भी वहाँ पर रेणुका नजर नहीं आ रही थी। सभी दोस्त उसे ढूंढने लगते हैं। आखिर में उन्हें बाहर एक काले रंग की कार में रेणुका बेहोश मिलती है। वो लोग घबराने लगते हैं और तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म कर देते हैं, लेकिन तब तक रेणुका मर चुकी थी और हर्षण जाकर ड्रग्स को टॉयलेट में फ्लश कर देता है। यहाँ दोस्त बताते हैं कि रेणुका के मरने के 2 महीने के बाद हर्षण ने भी रिज़ाइन कर दिया। इसके बाद वो लोग बताते हैं हर्षण मतलब कि विपिन से मिलने के लिए, लेकिन पता चलता है कि वो अब यहाँ रेंट वाले घर में नहीं रहता। मकान मालिक पुलिस को उसका कमरा दिखाते हैं और वो उन्हें हर्षण के बारे में बताने लगता है कि वो बहुत अच्छा लड़का था, टाइम पर अपना रेंट दे देता था, और वो उन सभी को वहाँ पर लेबोरेटरी का कुछ सामान दिखाता है और आज ये सबकी तस्वीरें खींचने लगता है। वहाँ से निकलने के बाद अंसारी ये कहने लगता है कि विपिन ने प्लान बनाकर रेणुका का मर्डर किया और हमें इसी के तह तक जाना होगा। हो सकता है कि विपिन ने और भी मर्डर किए हों। अजय अपनी टीम से बात करते हुए कह रहा होता है कि 2 नाम हैं, हरेंद्र और देवेन। अब ये दोनों मुझे जाने पहचाने से लगते हैं। वो बताता है कि पलक्कड़ में हरेंद्र वहाँ पर जाना माना नेता हुआ करता था और उसी का बेटे का नाम है देवेन। उनकी पार्टी NPF की ने कई मूवमेंट शुरू की और उन सभी का चेहरा था देवेन। वो एक एक्सट्रीमिस्ट था, लेकिन कई लोगों में उसने अपनी जगह बना ली। लेकिन जून 2017 को जब उसका जन्मदिन था, देवेन ने खुद को ख़त्म कर लिया और ये कंट्रोवर्सी बन गया और उसे लगता है कि इस केस में भी विपिन का कोई लेना देना है। और सारा ने जिन 1000 बच्चों की अदला बदली की है, वो विपिन की तरह उनमें से एक और विक्टिम था, देवेन। लेकिन देवेन से पहले हमें जानना होगा सुनील के बारे में, जो हरेंद्र का बेटा था। इसके बाद वो दोनों सुरेंद्र को फॉलो करने लगते हैं और देखते हैं कि सुनील एक दुकानदार माजिद से पैसे मांगता है, कहता है जल्दी से पैसे भिजवा दो। उसके बाद वो दोनों सुनील से मिलते हैं और उसे कहते हैं कि घबराने की बात नहीं है, बस तुमसे पूछताछ करना चाहते हैं। तुमसे एक आदमी के बारे में पूछना है, हो सकता है कि तुम किसी और नाम से उसे पहचानते होंगे। वो लोग उसे विपिन की तस्वीर दिखाते हैं। सुनील बताता है कि ये तो उसका दोस्त है नाइसम। उसको अपने दोस्त की तस्वीर दिखाता है और इसके बाद हमें फिर से एक फ्लैशबैक दिखता है। जब विपिन सुनील की मटन वाले दुकान में जाता है मीट खरीदने के लिए, तो वो बोलता है कि वो वाला हिस्सा देना वो वाला मत देना, जिसे देखकर सुनील के पिता काफ़ी गुस्सा हो जाते हैं और सुनील भी अपने पापा के इस रवैये से खुश नहीं था। फिर वो अपने बेटे सुनील को सबके सामने पीटने लगता है, क्योंकि सुनील ने पैसे कलेक्ट करके अपने भाई की ट्यूशन फ़ीस भर दी थी और कॉलेज फ़ीस भर दी, जिससे कि उसके पिता बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए थे। उसको देखते हैं कि फिर हम विपिन मतलब कि नाइसम से मुलाकात होती है सुनील की। सुनील उसे अपने पापा के बारे में कहने लगता है कि वो काफ़ी खूंखार हैं, लेकिन मुझे भी स्ट्रिक्ट बनना पड़ता है और मुझे सहना पड़ता है, नहीं तो वो मेरी माँ और मेरे भाई को मारेंगे। विपिन कहता है तो फिर तुम उन्हें क्यों नहीं मार देते। फिर वो हंसता है। विपिन उसे 3 लाख रुपए कैश देता है, कहता है कि मेरी तरफ से तुम इसे रखो, तुम्हें इसकी ज़रूरत होगी तो मैं ले लूँगा, अगर तुम्हें खर्च करना है तो तुम कर सकते हो। पैसे देने के बाद जब वो बाहर निकलता है तो वो सुनील और उसके परिवार के साथ एक सेल्फी लेता है। देवेन और सुनील की अदला बदली कर दी गई थी। सुनील की हालत देखकर विपिन को उस पर काफ़ी दया आ गई, शायद इसीलिए उसने देवेन को मार डाला। देवेन के बारे में जानना इतना आसान नहीं था, क्योंकि वो एक पॉलिटिकल फिगर है और ऐसे में इस केस को सीक्रेट बनाकर रखना काफ़ी मुश्किल होगा। इसके बाद अजय और अंसारी जाते हैं लाइब्रेरियन से मिलने के लिए, जो कि पहले पॉलिटिक्स में था, और उसी को फॉलो करते हुए देवेन भी पॉलिटिक्स में आ गया। लेकिन पॉलिटिक्स में आने के बाद देवेन के साथ क्या हुआ उसे कुछ नहीं पता। अजय पूछता है कि उसके कॉन्स्पिरेशन के बारे में बताइए, तो वो आदमी बताने लगता है कि लोगों को बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि देवेन खुद के साथ ऐसा कर सकता है। फिर पार्टी में भी काफ़ी आक्रोश था। फिर वो लोग जाते हैं कलेश के नाम के एक लड़के के पास, जो कि पहले देवेन के साथ पॉलिटिक्स में काम करता था, मगर अब वो गन्ने का जूस बेचता है। अजय उसे विपिन का फ़ोटो दिखाता है, पर कलेश कहता है कि ये तो नाइसम है और ये उसका परिवार है। फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ पर हम देवेन स्टेज पर स्पीच दे रहा था, तभी उसे खबर मिलती है कि 2 लड़के और 2 लड़कियाँ को गाँव वालों ने पकड़ लिया है। देवेन जब वहाँ पर पहुँचता है तो 2 लड़की कहने लगती हैं कि हम 2 यहाँ पे बस फ़ोटो खिंचवाने के लिए आए थे और वो 2 लड़के हमारे दोस्त हैं और वो फ़ोटो खींच रहे थे। मगर देवेन उन लड़कियों के कपड़ों पर सवाल उठाने लगता है और कहता है कि ऐसी हरकतें करोगे तो गांव वाले तुम्हें रोकेंगे ही, और उन्हें बहुत डांटता है। अब ये सब का वीडियो बनाकर कलेश सोशल मीडिया पर अपलोड कर देता है। फिर जब वो पार्टी ऑफिस आता है तो कलेश उसे बताता है कि एक लड़का आया है नाइसम अली, और वो कोई और नहीं बल्कि विपिन है। देवेन को बताया जाता है कि वो आपका वीडियो देखकर अपना धर्म बदलना चाहता है।
देवेन नाइसम को अंदर बुलाता है और उसे देखकर उसे काफ़ी खुशी होती है। वो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तू मेरे साथ काम कर, मैं तेरे और तेरे परिवार के लिए हमेशा खड़ा रहूँगा, तुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम देखते हैं कि वो 2 दिन जब देवेन का जन्मदिन आने वाला था, सभी लोग दारू पी रहे थे और देवेन नाइसम मतलब कि बिबिन को बोलता है कि दारू पीने के लिए, लेकिन बिबिन दारू नहीं पीता। अब बहुत नशा चढ़ रहा था, इसलिए वो कहता है कि कुछ खाना लाने के लिए दो। बिबिन किचन में से बीफ लेकर आता है जो देवन को बहुत पसंद आता है और वो बड़े ही चाव से खाने लगता है। लेकिन वो दोनों से कहने लगता है कि अगर किसी ने वीडियो बनाकर डाल दिया कि मैं बीफ खाता हूँ तो प्रॉब्लम हो जाएगी और लोगों की आस्था को भी चोट पहुँच लगेगी। वो अलग, लेकिन अगले ही दिन कोई देवेन की वीडियो बनाकर डाल देता है कि वो बीफ खा रहा है, जिससे कि मीडिया और हर जगह तहलका मच जाता है। देवेन काफ़ी उदास हो जाता है। वो कहता है कि मेरा करियर ख़त्म हो चुका है, लेकिन देवेन सोच में पड़ जाता है कि अब जो करना है उसे ही करना होगा। जिसके अगले ही दिन सुबह एक गाड़ी में देवेन की डेड बॉडी मिलती है। कहानी फिर प्रेजेंट में आती है और पुलिस को ऐसा लगता है कि वीडियो लीक करने के पीछे शायद बिबिन का हाथ हो। अंसारी कहता है हो सकता है कि देवेन की मौत में शायद उसका हाथ ना हो, मगर अजी उसे पूछता है तो फिर बिबिन को कैसे पता था कि देवेन अपने जन्मदिन के दिन ही खुद को ख़त्म कर लेगा और इसीलिए उसका वीडियो लीक करने का वही अच्छा समय होगा। उसे कैसे पता था? ये सब उससे ज़रूर उसने ड्रिंक में कुछ मिलाया होगा। मगर अंसारी पूछता है मगर सारी रात तो वो बिबिन कलेश के साथ था। अजी कहता है यही तो हमें पता लगाना है कि आखिर चल क्या रहा है। इसके बाद ANI टीम फिर से आती है संजीव से बात करने के लिए और अजी उसे दिखाता है ये सारे डेटा संजीव के फ़ोन से मिला है और ये संजीव के फ़ोन में किसी अननोन नंबर से आया था। फिर एक फ्लैशबैक देखते हैं कि संजीव को एक अननोन नंबर से मैसेज आता है। उसे स्क्रीनशॉट मिला था जिसमें कि उसकी पत्नी विलियम से बात कर रही थी, लेकिन इसलिए वो जाता है अपनी पत्नी एनसी को फ़ोन चेक करने के लिए। मगर उसकी पत्नी वहाँ आ जाती है और कहती है कि मुझे इस बात का दुख नहीं है कि तुम मेरा फ़ोन चेक कर रहे हो, दुख तो इस बात का है कि तुम खुद पर भरोसा नहीं करते, तुम्हें अपने मर्दानगी पर भरोसा ही नहीं है। इसके बाद वो बिबिन से जाकर मिलता है और वो उसे एनसी के खिलाफ भड़काने लगता है। कहता है कि उस हर औरत को मर जाना चाहिए जो अपने पति को धोखा देती है। अब देखते हैं कि एनसी का बर्थडे आता है और संजीव अपनी पत्नी को बर्थडे विश करता है, मगर वो उसे कहती है कि मेरे लिए कुछ प्लान मत करना क्योंकि मैं काम में बिजी रहूँगी और मेरे लिए कुछ गिफ्ट फालतू में मत खरीदना, बस पैसे बर्बाद करोगे तुम। अब एनसी इस बर्ताव से संजीव थक चुका था, इसलिए उसने अपनी पत्नी को मारने का सोचा। इस इंटेरोगेशन का वीडियो अजीत, सैमुअल, अनिल और नवाज़ हुसैन को दिखाता है। बताता है कि वो साइबर सेल ने कंफर्म किया है कि संजीव को जो स्क्रीनशॉट भेजा करता था उसकी पत्नी और विलियम का, वो स्क्रीनशॉट फेक था, मतलब कि ये किसी का प्लान था और ये प्लान बिबिन का था। मगर अनिल पूछता है कि संजीव वाला बिबिन तो अलग है। अजी उसे रेणुका की फ़ोटो दिखाता है और हम देखते हैं कि कैसे बिबिन रेणुका को, जिसे कि नशा करना बहुत पसंद था, उसे एक स्पेशल ड्रग देता है। कहता है कि बहुत स्ट्रांग है और तुम्हें बहुत मज़ा आएगा। इसके बाद वो रेणुका को काफ़ी स्ट्रांग ड्रग्स देता रहता है। उसके बाद वो क्रिस्टल मिथ बनाता है, जिसे देखकर मुझे तो ब्रेकिंग बैड की याद आ गई थी। फिर हम बर्थडे पार्टी वाली रात को देखते हैं। रेणुका को गाड़ी में वही क्रिस्टल मिथ मिलता है जिसके लिए वो कंज्यूम करती है और उसका साइड इफ़ेक्ट उसे दिखता है और वो वहीं पर मर जाती है। और पुलिस को बिबिन के घर पे लेबोरेटरी वाला सामान भी मिला था, मतलब कि उसी ने ये क्रिस्टल मिथ बनाया था। रेणुका उसकी पहली शिकार थी और बिबिन ने उसे इसीलिए मारा क्योंकि रेणुका अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रही थी बिबिन के असली पेरेंट्स के साथ। वो बदतमीज़ी से बात करती थी और उसकी ज़िंदगी जो सारा की वजह से बदल गई थी। बिबिन मोहन और रेखा का असली बेटा था। जिस जिंदगी का असली हकदार वो हो सकता था वो उससे छीन ली गई थी और इस वजह से वो खुद को और दूसरों को नुकसान करने लगा था और साथ में उनका भी जो ज़िंदगी जीने के लायक नहीं है। बिबिन अपने शिकार को फंसाने के लिए बहुत मेहनत करता था। दूसरों का सोशल लाइफ पता करने के लिए वो सालों लगा देता था ताकि वो उनकी ज़िंदगी में एंट्री कर पाए। सारा के 1000 बच्चों की लिस्ट वो देखता है कि कौन आदमी अच्छा है कौन बुरा, और उन्हें मारने के बजाय वो ऐसा कुछ करता है जिससे कि वो खुद ही अपनी जान ले लेते हैं। पहले मर्डर मतलब रेणुका को मारने के बाद वो बहुत खुश था और वो साइकोपैथ बन गया था। इसके बाद उसने देवेन को मारा और अजी को लगता है कि ज़रूर बिबिन का कोई साथ दे रहा है और उसके साथ मिलकर उसने देवेन को मारा। फिर हम देखते हैं कि देवेन जब बीफ खाने के बाद अपने घर आता है वो फिर वहीं से कहीं बाहर चला जाता है और एक जगह रुककर दारू पीने लगता है। वो सोच रहा था कि अब उसका वीडियो बाहर आ गया तो अब उसका क्या होगा। फिर वो गाड़ी में आकर बैठता है, तभी हम देखते हैं कि कोई पीछे से आता है और ज़बरदस्ती देवेन के मुंह में पेस्टिसाइड डाल देता है जिससे कि देवेन की वहीं पर
मौत हो जाती है। नवाज हुसैन पूछता है कि आखिर बिबिन इतनी सफाई से खून कर कैसे सकता है। अजी कहता है कि उसका तेज़ दिमाग ही उसका सबसे बड़ा हथियार है। उन्हें तुरंत बिबिन को ढूंढना होगा, लेकिन लिमिटेड रिसोर्सेज की वजह से इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ना काफ़ी मुश्किल हो रहा है। अब हमें ये सीक्रेसी बंद करनी होगी और हमें फोर्स को शामिल करना होगा, वरना और खून होगा। लेकिन उन्हें डर है कि अगर बिबिन की स्टोरी बाहर आ गई तो सारा ने क्या किया था ये सब कुछ भी बाहर आ जाएगा, और ये कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम नहीं है। बहुत सोचने के बाद अनिल उसे कह देता है कि हम तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हैं, लेकिन फिर भी तुम्हें चुपचाप अपना इन्वेस्टिगेशन करना होगा। मगर अजी कहता है कि अगर बिबिन पकड़ा गया तो उसके बाद क्या करेंगे, फिर तो सब कुछ सामने आ ही जाएगा। मगर वो लोग कहते हैं कि तुम्हें बिबिन को ढूंढकर ख़त्म कर देना है। अब फिर हम फिर से एडवोकेट राजन को देखते हैं, जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। वो किसी सोनी नाम के आदमी से बात कर रहा था। फिर उसे विनीत मिलता है और वो राजन को सारा की याद दिलाता है। कहता है कि अरे वही पेशेंट जो पुलिस और मजिस्ट्रेट को एक एक खत लिख कर दे दिया था, 12 साल हो गए उस बात को। विनीत पूछता है आपको पता है कि उस खत में क्या लिखा था। राजन कहता है मैंने तो मजिस्ट्रेट को दे दिया था, सैमुअल ने इस बारे में मुझे कुछ नहीं बताया। विनीत बताने लगता है कि सीआई अजी जो एनसी के केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, सुना है कि वो सारा के बारे में बात कर रहे थे। मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। इधर एआईएन ऑफिस में देखते हैं कि सभी लोग सोच रहे थे कि पता नहीं बिबिन का अगला टारगेट कौन होगा। अंसारी कहता है कि अक्सर एक विक्टिम को मारने के बाद गैप लेता है वो 2-3 साल का। तभी उन्हें एक और लेटर मिलता है और उसमें 2 लोगों का नाम था जिनको हॉस्पिटल में इंटरचेंज कर दिया गया। ये देखकर अजी का होश उड़ जाते हैं और ये खत बिबिन की तरफ से आया था, क्योंकि हैंडराइटिंग भी मैच हो रही थी। अब वो लोग सोचते हैं कि आखिर इस इन्वेस्टिगेशन के बारे में उसे कैसे पता चला। अजी समझ जाता है कि बिबिन ने ओपन चैलेंज दिया है और वो इन दोनों में से किसी को मारेगा, लेकिन वो कौन है ये तो पुलिस को ही पता लगाना होगा। अजी विनोद से कहता है कि मुझे इन दोनों के बारे में सारी डिटेल्स चाहिए। तभी अजी को मर्लिन का मैसेज आता है। वो बताती है कि उसे भी एक लेटर मिला है और उसमें भी 2 लोगों की डिटेल है। अजी उससे भी मिलने के लिए जाता है और मर्लिन बताती है कि वो बस 10-15 मिनट के लिए घर से बाहर गई थी और उसे यहाँ पर वो खत मिला। वो लोग गैरेज में जाते हैं जहाँ मर्लिन गई हुई थी और वो लोग सीसीटीवी फुटेज चेक करते हैं, तो उन्हें वहाँ पर एक स्कूटी पर बैठा हुआ लाल जैकेट वाला आदमी देखने को मिलता है और उसे अपनी टीम को फ़ोन आता है, जो भी बताते हैं कि उनको कुरियर किसी लड़के ने दिया था जो कि लाल रंग की जैकेट पहनी हुई थी जिस पे फास्ट कुरियर लिखा हुआ था। लेकिन पता चलता है कि ऐसा कोई कुरियर सर्विस है ही नहीं। अब उनके पास फ़ोटो थी, लेकिन मर्लिन कहती है कि ये तो बिबिन नहीं दिखता। अनिल भी सोच रहा था कि आखिर बिबिन को ये सब के बारे में पता कैसे चला। आज से 2 हफ्ते के बाद अनिल और खलील जिब्रान इन दोनों का जन्मदिन है और इन दोनों में से कोई एक मरने वाला है। सबसे पहले उन्हें इन दोनों को ढूंढना होगा। वो लोग जानते हैं अनिल को ढूंढने के लिए और वो लोग एक आदमी से मिलते हैं जो कि अनिल के पिता हैं। वो बताते हैं कि तूफ़ान में जो कि 2013 में आया था, उसी में उसका बेटा मर गया था, इसलिए उन्हें समझ आ जाता है कि अब बिबिन का अगला शिकार खलील जिब्रान होगा। अंसारी कहता है कि पता चला है कि जिब्रान के पिता का नाम मुरली है, जो कि एक लाइब्रेरियन थे। वो दोनों मुरली से मिलने के लिए पहुंचते हैं और वो लोग पूछते हैं कि हम लोग यहाँ पर जिब्रान से मिलने के लिए आए हैं। मुरली बताता है कि उसकी पत्नी सोमलता जब इस दुनिया में नहीं है, उन दोनों का एक ही बेटा था जिब्रान, जो बहुत होशियार था। मैंने उसे सब कुछ दिया। उसने सबसे पहले नशा मेरे सामने ही किया, लेकिन वो धीरे धीरे आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। रोज़ नशा करता था, हम दोनों एक के साथ बदतमीज़ी करता था, झगड़े करता था। फिर हम देखते हैं कि एक रात जिब्रान दारू पीकर अपने पापा पर बहुत चिल्लाता है। कहता है कि मेरे दोस्तों से मेरे बारे में कभी मत पूछना, नहीं तो मैं तुम्हें और माँ को घर में बंद करके आग लगा दूंगा। अगले दिन जब वो सोकर उठता है तो अपने फ़ोन में से किसी को कॉल लग रहा था, लेकिन शायद उसका रिचार्ज ख़त्म हो गया था। वो अपनी माँ से कहता है कि मुझे फ़ोन दो, कॉल करना है, लेकिन उसकी माँ कहती है कि मैं तेरे नखरों से थक चुकी हूँ, मैं तेरी कोई मदद नहीं करने वाली, यहाँ से चला जा। गुस्से में आकर जिब्रान अपनी माँ को मार डालता है, इसीलिए जिब्रान को जेल हो गई थी और वो अब यहाँ पे नहीं रहता। जिब्रान को ही मर जाना चाहिए था। मुरली बताता है कि जब उसका बेटा छूट गया था तो एक दिन वो उससे मिलने के लिए आया भी था, तब वो अपने होश में था। वो बताता है कि जब अपनी माँ को मारा था तब वो होश में नहीं था, गलती हो गई। वो अपने पापा से माफ़ी मांगता है और उसके बाद मुरली अपने बेटे को देखने की कभी कोशिश नहीं की। मुरली कहता है कि मेरी पत्नी की फ़ोटो पर मंगलसूत्र लटका हुआ था, मगर जिब्रान ने मंगलसूत्र भी चुरा लिया। मैं ऐसे इंसान को क्यों कोई मिलना ही चाहेगा। इसके बाद वो दोनों जाते हैं एक वर्कशॉप में
जहाँ पर जिब्रान काम करता था, लेकिन दुकान के मालिक ने जिब्रान को किसी और दुकान में लगवा दिया। अब दोनों अपने साथ विनोद को भी ले जाते हैं और आखिर में वो लोग अगले दिन पहुँचते हैं हार्डवेयर की दुकान में, जहाँ पर जिब्रान काम करता था। पता चलता है कि लॉकडाउन के समय जिब्रान ने यहाँ पर हंगामा किया और उसे वहाँ से निकाल दिया गया। अब वो कहाँ रहता है तो ये बात किसी को ही नहीं पता। ये तो एग्जैक्ट लोकेशन किसी को नहीं पता। लोग उसके पुराने घर पर जाते हैं जहाँ पर एक नया परिवार रहता है। उन लोगों का गद्दा तकिया का बिजनेस है। वो बताते हैं कि एक दिन जिब्रान के नाम का एक नोटिस भी आया था। नोटिस में एक नंबर होता है, वो लोग उसे ट्राई करते हैं मगर कोई फ़ोन नहीं उठाता। अजी उस आदमी को बिपिन की तस्वीर दिखाते हैं, कहता है कि ये कभी यहाँ आया था, तो वो कहता है कि उसे याद नहीं। अब वो तीनों चाय पानी नाश्ता कर रहे होते हैं, तभी साइबर सेल का मैसेज आता है। पता चलता है कि वो नंबर पट्टा गुरुजी नाम के एक छोटे से गांव का है और वहाँ पर ये नंबर 2 दिन पहले एक्टिव था। विनोद उन सभी को दिखाता है कि अनिल की तरफ से उन्हें बंदूक वगैरह दी गई थी। वो लोग गांव जाने की तरफ निकल पड़ते हैं। जब रास्ते के बीच में वो लोग रुककर नारियल पानी पीते हैं तो वो जिब्रान के नंबर पर फ़ोन लगाते हैं, तो कोई फ़ोन उठाता है और पूछता है कि क्या आप इस नंबर के मालिक को जानते हैं। तो फिर वो लोग पहुँचते हैं एक होटल में। होटल का मालिक बताता है कि जिब्रान आया था उसके पास खाना खाने के लिए और फ़ोन गिरवी रख कर गया क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे। अब कई दिन बीत गए लेकिन वो अपना फ़ोन लेने नहीं आया, इसलिए मैंने फ़ोन ऑन कर दिया ताकि किसी का फ़ोन आए, तो लेकिन तभी आपका फ़ोन आ गया। वो मालिक बताता है कि उसका एक आदमी है जो उस दिन जिब्रान से बहुत बात कर रहा था। अजय उसे फ़ोटो दिखाता है, पूछता है कि यही जिब्रान है। वो लड़का कहता है कि हाँ यही है। फिर वो उस लड़की को अपने साथ ले जाते हैं। उस लड़के की मदद से वो लोग जिब्रान के घर में पहुंच जाते हैं, जो एकदम गांव से दूर एक वीरान जगह पर रहता था। वो लोग अपने बंदूकें निकाल लेते हैं, लेकिन तभी दरवाज़ा खुलता है और बिपिन बाहर आता है। फिर हम उसी समय को देखते हैं जब सारा बिपिन को सच्चाई बता रही थी। सारा कहती है कि मुझे उन बच्चों की आवाज़ें सुनाई देती हैं। बिपिन कहता है कि ये सब आपको ऐसा लग रहा है, आपको कोई बच्चे क्यों दिखाई देंगे। तो सारा बताती है कि उन सारे बच्चों की डिटेल मैंने एक डायरी में लिख कर रखी थी। मैंने उन बच्चों के साथ जो किया वो बहुत बुरा किया, किसी को भी मुझ पर शक नहीं हुआ, तो मैं ये करती गई और मेरी ही वजह से तुम जैसे होशियार लड़की की ज़िंदगी बर्बाद हो गई। दीवार पर मैंने आखिरी बॉक्स पर तुम्हारा नाम लिखा है और उस लड़के का नाम भी जिससे कि तुम्हारे साथ मैंने अदला बदली करी है। तुम्हारे असली माँ बाप कौन है ये भी लिखा हुआ है। यहाँ पे बिपिन कहने लगता है कि सारा को मैंने ही मारा क्योंकि इसे जीने का कोई हक नहीं है। रेणुका को भी मैंने ही मारा। अब तो ये आपको पता चल ही गया होगा कि वो लड़की कैसी थी। आप ही बताइए कि मैंने कोई गलत काम किया। अजय उसे पूछता है कि जिब्रान कहाँ है। विनोद अंदर जाता है मगर देखता है कि अंदर जिब्रान नहीं था। बिपिन कहता है कि वो मर चुका है पिछले साल अपने जन्मदिन के दिन, वो जिंदा जल गया था। अब दोनों यही हैं तो खून तो होगा और खून होगा मेरा और खून ही होंगे आप। अजय हैरान हो जाता है और आखिर में कहता है कि अगर मैं मर गया तभी ये खून होना बंद नहीं होगा क्योंकि मैंने इसका सारा इंतज़ाम कर लिया है और मेरे मरने के बाद भी ये खेल ऐसे ही चलता रहेगा। अजय बंदूक अंदर रख लेता है उसे अरेस्ट करने के लिए, लेकिन तभी विनोद बंदूक निकालकर बिपिन को मार डालता है। अजय उस पर चिल्लाने लगता है कि हमें इसकी ज़रूरत थी, तुमने इसे क्यों मारा। विनोद कहता है कि मुझे इसे मारने का ऑर्डर मिला था, आपने ही ऑर्डर दिया था, ऐसे आदमी को तो मर जाना चाहिए। मगर वो विनोद पर चिल्लाने लगता है कि अभी तक खेल ख़त्म नहीं हुआ है। सारा की लिस्ट में 1000 से ज़्यादा बच्चे थे, पता नहीं कितने लोगों का मर्डर होगा। अंसारी अरबू के साथ वहाँ से निकल गया था और वो लोग बीच रास्ते में गाड़ी मोड़कर पुराने खंडर की जगह पर रुकते हैं और वो अरबू को आगे बढ़ने को बोलता है और अंसारी अपनी बंदूक निकाल लेता है। फिर सारा के पास उसकी 1985 वाली डायरी देखते हैं हम, और वो डायरी पहले बिपिन के साथ हुआ करती थी, लेकिन अब वही डायरी उस डायरी वाले बिपिन के पास है। मतलब कि बिपिन तो मर गया था, अब ये बिपिन मर्डर करेगा। आखिर में अंसारी और उस लड़के का क्या एंगल है? क्या अंसारी भी उन 1000 बच्चों में से एक है? इन्हीं सवालों के साथ ही कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।